हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्लीन एंड क्राफ्ट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एमोनिया। ये स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर आता है और जितना इम्पोर्टेंट बाकी चैप्टर्स है उतना ही इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए ये है। पढ़ते टाइम हर चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास विथ एमोनिया चैप्टर। तो सबसे पहले एमोनिया के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ऑब्वियसली एमोनिया कैसे बनता है। फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, इसको ज़रा साइड ले चलते हैं और इधर रखते हैं, जूम भी कर लेते हैं। ओके, सो लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया कैसे होते हैं। बेसिकली देर आर टू मेथड्स फॉर लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया। ठीक है, देर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर सेकेंड मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फटाफट से एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हमारे पास एक सर्कल, उसके बाद ऐसा रेक्टेंगल। पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये होता कैसे है। तो बेसिकली काफ़ी बेसिक सा फिगर है, ज़्यादा कुछ नहीं है फिगर में। और आईसीएसई लेवल में फिगर बनाने कभी भी नहीं बोलेगा आपको। फिगर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेस्ड ऑन द फिगर। इसको एक्चुअली मुझे हल्का टिल्ट करना है। इसको टिल्ट कैसे करूँ यार, ये नहीं चाहिए मुझे टिल्ट करना है इसको। अगर टिल्ट नहीं कर पाया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, इसको टिल्ट कर सकता हूँ मैं इस तरीके से। तो इसको हल्का टिल्ट कर देते हैं, यहाँ लगाते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद ऐसे बनाएंगे। अभी मैं बस लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया बना रहा हूँ, जो कि सिलेबस में आपको कभी भी बनाने के लिए नहीं पूछा जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट द डायग्राम, यू डोंट हैव टू लर्न द डायग्राम। तो यहाँ बेसिकली अब यहाँ जाएगा ये डिलीवरी ट्यूब कुछ इस तरीके से, फिर ये नीचे को भी निकलेगा। हाँ, इसको नीचे ले आते हैं। एरो नहीं चाहिए मुझे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको ऐसे करेंगे। हाँ, इस तरीके से अब ये नीचे को आएगा और फिर ये दोबारा आगे को जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर ये यहाँ कहीं पे स्टोर हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा सा। ठीक है, ये होगा, इसके ऊपर ऐसा होगा। बाहर को निकलेगा, ऐसे होगा। हाँ, तो ये आपका बेसिक सा डायग्राम है। एक ठुक बहुत अजीब लग रहा होगा, पर हाँ ये डायग्राम है। ये जो स्टैंड है इसको थोड़ा नीचे तक टान लेना। रुक जाओ, टान ही लेता हूँ नीचे तक इसको। और हाँ, मुझे सजेस्ट करना अगर आप लोगों को कोई और बढ़िया जगह पता है जहाँ मैं ये सब वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये webwhiteboard.com यूज़ करता हूँ। अगर आपको कुछ और बढ़िया पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो अब मैं आपको बताता हूँ लैब प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसके अंदर, ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं NH4Cl। यहाँ लिख देता हूँ नीचे, हम लोग यहाँ लेते हैं NH4Cl। NH4 का मतलब एमोनियम, Cl मतलब क्लोरीन। क्या होता है ये, एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl प्लस हम लोग कोई भी एक एल्कली को लेते हैं। एग्जाम्पल CaOH होल 2। एल्कली क्या होता है इसको समझते हैं अब।
अच्छे से समझेंगे पूरे इस चैप्टर को। तो बेसिकली अब हम लोग को क्या करना है ना, हमें एमोनिया बनाना है। सबसे पहले एक बात समझना, हमें एमोनिया बनाना है, क्योंकि एमोनिया के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ेंगे, एमोनिया बनाते कैसे हैं। एमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3, ठीक है। एमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3। मतलब क्या कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एमोनिया को एमोनिया ना कह के, जहाँ भी एमोनिया का यूज़ होगा हम NH3 कहेंगे। एमोनिया का केमिस्ट्री में नाम आप समझ सकते हो NH3 है। इन केस अगर किसी को नहीं समझ आता कि क्या है केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला, NH3। ये एक्चुअली 3 नीचे होगा, ठीक है। N, रुको मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ, NH और नीचे 3, NH3। यहाँ पे सुपर सबस्क्रिप्ट होगा, H के साइड में एक छोटा सा 3, NH3। तो एमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3। एमोनिया को हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे किसी एल्कली को। एल्कली क्या होता है, बेसिस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। बेसिस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, इसका मतलब क्या है। बेसिस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर का मतलब क्या है। बेसिस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन मतलब वो बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं। और बेसिस का मतलब होता है मेटलिक ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। मेटलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स इंक्लूडिंग ammonium hydroxide are bases. So metallic oxides and hydroxide including ammonium hydroxide are bases, ठीक है। तो ऐसे बेसिस जो पानी में मिलाई जा सकते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली। तो हम लोग किसी भी एक एल्कली को लेंगे। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्कली, अमोनियम सल्फेट NH4 होल 2, NH4 होल 2 SO4, NH4 होल 2 SO4, NH4 होल 2 SO4। एग्जाम्पल ऑफ एल्कली। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एल्कली, जैसे आप ले सकते हैं, सॉरी माय बैड, एल्कली होता है NaOH। NaOH एग्जाम्पल ऑफ एल्कली। NH42SO4 नहीं होता। NaOH is an example of alkali. CaOH whole 2 is an example of alkali. Okay, these are the two main alkalis I am going to talk about here. तो NaOH और CaOH whole 2। Na क्या है, मेटल। OH क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो मेटलिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स। CaOH होल 2, Ca क्या है, मेटल। OH क्या है, हाइड्रोक्साइड, मेटलिक हाइड्रोक्साइड। And these are dissolvable in water, that's why they are called alkali. Okay, these are called alkali. तो जब भी हम लोग एल्कली को किसी अमोनियम सॉल्ट के साथ कंबाइन करते हैं, एल्कली प्लस अमोनियम सॉल्ट, ओके, एल्कली प्लस एनी अमोनियम सॉल्ट will give us salt plus water plus ammonia, salt plus water plus ammonia. So any alkali when chemically combined with an ammonium salt will give us salt plus water plus ammonia. Simple. तो हम लोग एमोनिया को कैसे बनाएंगे, एल्कली लेंगे, एमोनियम सॉल्ट लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, केमिकली कंबाइन कर देंगे, हमें मिलेगा सॉल्ट नहीं चाहिए, वाटर नहीं चाहिए, एमोनिया चाहिए, तो मिल जाएगा हमें। सिंपल सी बात है। अब कैसे कर सकते हैं हम लोग, लेट्स टेक एन अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट, अब अमोनिया के बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अमोनिया के बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल्स। Examples include NH42SO4, NH4 whole 2 SO4. NH4 whole 2 SO4 is an ammonium salt.
Another example is NH4Cl. NH4 and NH4Cl. These are salts, ammonium salts. Now we will add them, okay, individually we will add them with an alkali. तो हम लोग कोई भी alkali ले सकते हैं, but let's take CaOH whole 2. CaOH whole 2. CaOH whole 2. तो बेसिकली हमें क्या रिएक्शन याद करना है? दिस इज आवर मेजर रिएक्शन विच वी आर गोइंग टू मोस्ट प्रॉपरली रिमेंबर, ये वाला NH4Cl प्लस CaOH होल 2. तो अब रिएक्शन में क्या होने वाला है? लेट्स राइट हियर NH4Cl plus CaOH whole 2 will give us CaCl2 plus H2O plus NH3. अब ये रिएक्शन को कंप्लीट कर देता हूँ. इस साइज़ को बड़ा कर लेते हैं अगर हो सके तो. बॉक्स का साइज़ तो नहीं बढ़ा हो रहा, कोई बात नहीं. तो NH4Cl plus CaOH whole 2 will give us CaCl2 plus H2O plus NH3. Ammonia is this NH3. तो इधर आप सिंपली देख सकते हैं अमोनिया फॉर्म हो रहा है. ये रहा अमोनिया NH3. सो NH4Cl plus CaOH whole 2 will give us CaCl2 and NH4OH. Sorry, plus H2O plus NH3. So NH4Cl, याद रखना है NH4Cl को जब हम CaOH whole 2 के साथ कंबाइन करते हैं, NH4Cl और CaOH whole 2, तब हमें मिलता है Ca और Cl CaCl2 प्लस H2O, यहाँ से H2O प्लस NH3. ओके, सो NH4Cl प्लस CaOH whole 2 हमें देगा CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3. अगर आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस का मतलब क्या होता है आई होप यू नो, क्योंकि ये क्लास 10 लेवल सिलेबस है. तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग. सो बैलेंस करेंगे हम लोग. पहले लिख लेते हैं NH4Cl प्लस CaOH whole 2 will give us CaCl2 plus NH3 plus H2O. This is our reaction, right? अब इसको हम लोग केमिकली बैलेंस करेंगे. NH4Cl NHNN एक N H4 H6 6H, यहाँ पे 5H, यहाँ 5H है, यहाँ 6H है. तो अब क्या किया जाए? हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं 2 यहाँ 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ 2 ऐड कर देते हैं. ऐसा करने से हमें यहाँ मिल जाएगा 10. 3 2 6, 2 2 4, 10. इधर क्या हम लोग 10 ला सकते हैं? 4 है 6. 10 लाने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे. नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, H4Cl 2 1. हाँ, तो ये है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया. अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा फटाफट से बात कर लेते हैं. रिएक्टेंट हमने क्या यूज़ किया है? हमने यूज़ किया है ड्राई एमोनियम क्लोराइड और स्लेक्ट लाइम. CaOH whole 2 को स्लेक्ट लाइम कहते हैं, याद रखना. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. दीज नेम्स
एग्जाम में आपको स्लेक्ट लाइन पूछ लेगा, आप बोलोगे स्लेक्ट लाइन क्या है, हमने तो CaOH होल 2 पढ़ा था। स्लेक्ट लाइन मतलब CaOH होल 2 होता है। तो याद रखना, स्लेक्ट लाइन का मतलब होता है CaOH होल 2। तो हमने क्या किया, ड्राई एमोनियम क्लोराइड को CaOH होल 2 के साथ मिक्स कर लिया और हीट किया, और हमें अपना काम मिल कर लिया हमने। तो दीज आर द रिएक्टेंट्स। अ हायर रेशियो बाय वेट ऑफ द एल्कली इज यूज्ड। ठीक है, अ हायर रेशियो इन वेट ऑफ द एल्कली इज यूज्ड। ऐसा क्यों होते हैं? The loss by sublimation of ammonium chloride on heating in the solid state। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कभी भी पूजा किया है, पूजा करते टाइम हम लोग वो अगरबत्ती जलाते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग जब अगरबत्ती जलाते हैं? सपोज ये है मेरी अगरबत्ती, ये मेरी अगरबत्ती है, मैं अगरबत्ती को जला रहा हूँ, अगरबत्ती को जला रहा हूँ। तो क्या आप एक चीज़ देख सकते हैं, ये अगरबत्ती जो मैं जला रहा हूँ ये क्या है, गैसियस फॉर्म में, और ये जो अगरबत्ती है ये क्या, सॉलिड फॉर्म में। सो यू विल नोटिस कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को नाम दिया गया साइंस में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सो सॉलिड जब गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। NH4Cl भी सब्लिमेशन अंडरगो करता है, मतलब वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि NH3 इज़ अ गैस, एमोनिया इज़ अ गैस। तो अब मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एमोनिया भी गैस है, ये भी गैस है एक ठोक, ठीक है, NH4Cl का भी गैस है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं इन दोनों को सेपरेट कैसे करूँगा? इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितना भी एमोनियम सॉल्ट लेते हैं उससे एक हायर रेशियो मेंटेन करते हैं एल्कली का, सो दैट द लॉस मेड बाय सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इज सेव्ड, इज कॉन्ट्रैक्टेड। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 1 ग्राम एमोनिया होता और यहाँ पे सेम 1 ग्राम एमोनियम सॉल्ट होता और 1 ग्राम ही होता है एल्कली, तो ऐसा पॉसिबल था कि कुछ कुछ एमोनियम सॉल्ट ऐसे वेपराइज हो जाए। लेकिन अब क्योंकि यहाँ 2 या बहुत ज़्यादा रेशियो है एमोनियम सॉल्ट का, ये एल्कली का, जिस कारण ये चीज़ जो है ये नहीं हो रही। नेक्स्ट चीज़, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों यूज़ किया? कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि देर आर मैनी मैनी एल्कली, NaOH, CaOH होल 2। तो हमने CaOH होल 2 को ही क्यों लिया? वाई नॉट NaOH? व्हाट इज़ द रीज़न? तो CaOH2 को लेने के कुछ मुख्य रीज़न आपके सामने प्रस्तुत हैं। फर्स्ट रीज़न, इट्स चीप। केमिस्ट्री लैब में जाके आपको केमिकल एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो अब आप बताओ, आपका स्कूल वाले इतना पैसा लगा के, करोड़ करोड़ रुपए लगा के केमिकल लाएगा क्या? नहीं, सिंपल चीप लो ना, चीप। जहाँ आप एक गाड़ी को 50 रुपये में ख़रीद सकते हो, जहाँ आप लैम्बोर्गिनी को 50 रुपये में ख़रीद पा रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो कहीं आपको लैम्बोर्गिनी 50 रुपये में मिल रही है और दूसरी जगह आपको सेम लैम्बोर्गिनी 100 करोड़ रुपए में मिल रही है, सो विच वन विल यू टेक? ऑब्वियसली 50 रुपीज़। वाई टू स्पेंड मनी? सिंपली इसीलिए CaOH होल 2 को भी हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो चीप है, सस्ता है। सस्ता है इसलिए हम लोग ले लेते हैं, सस्ता है, क्या दिक्कत है? और ये तो हो गया एक रीज़न। मेन रीज़न आपके सामने है, इट इज़ नॉन डेलिक्विसेंट। ये मैंने क्या बोल दिया? नॉन डेलिक्विसेंट। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। नॉन डेलिक्विसेंट, नॉन डेलिक्विसेंट
नॉन डेलिकेसेंट, नॉन डेलिकेसेंट का मतलब हो गया डज नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि CaOH अपने अंदर पानी को नहीं ढुकेड़ेगा, वो अपने अंदर पानी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। इट विल नॉट अब्जॉर्ब वाटर, इट विल नॉट अब्जॉर्ब मॉइस्चर। दिस इज वाई वी यूज CaOH also called slaked lime. Slaked lime is non-deliquescent, it won't absorb moisture. ठीक है। उसके बाद हम एमोनियम नाइट्रेट को क्यों नहीं यूज़ करते हैं? मैंने आपको बोला एमोनियम सॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, एमोनियम सॉल्ट। तो एमोनियम सॉल्ट में NH4Cl अकेला थोड़ी आता है। इट्स नॉट ओनली NH4Cl, इट्स ऑल्सो देयर लाइक NH42SO4, एमोनियम नाइट्रेट। ये सब को हम लोग यूज़ क्यों नहीं कर रहे? वाई आर वी यूजिंग ओनली एमोनियम क्लोराइड? क्योंकि इट्स एक्सप्लोजिव इन नेचर। एक चीज़ याद रखना, वी डोंट यूज़ एमोनियम नाइट्रेट because it is explosive in nature and it may itself decompose forming nitrous oxide and water vapor. इसका मतलब क्या हो गया? इसको अब हम लोग समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एमोनियम नाइट्रेट जो है वो अगर हमने उसको यूज़ किया तो वो खुद ही एमोनियम नाइट्रेट जो है टूट जाएगा। वो टूट जाएगा। किस चीज़ में टूट जाएगा? वो टूट जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। So it will break into nitrous oxide and water vapor. It will break into nitrous oxide and water vapor. इसीलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। All ammonium salts in general heated with alkalis liberate ammonia. बाकी अगर आप कोई अमोनियम सॉल्ट लो तो वो जो है रिलीज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड ही रिलीज, मतलब सॉरी, वो रिलीज करेगा एमोनिया, लेकिन ये जो एमोनियम नाइट्रेट है ये रिलीज करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो सर हम लोग NH4 क्यों नहीं लेते? वाई डू वी यूज एमोनियम क्लोराइड ओनली? बिकॉज इट इज चीप। अगेन चीप, इट इज चीप। आज आपको खाना है, खाना भूख लगी है, एक होटल है सागर का, वो आपको दे रहा है 500 रुपये में सेम खाना। दूसरी तरफ एक होटल है, मान लो नाम है एलिज़ा, वो आपको दे रहा है 400 रुपये में। आपको खाना खाने का, आप कहाँ खाओगे? एलिज़ा पे, 400 रुपये पे। वही बात है, चीप। ओके, राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट इन एन इंक्लाइंड पोजीशन। लैबोरेटरी प्रिपरेशन वाले डायग्राम को एक बार ध्यान से देखना। कहाँ गया डायग्राम? लेट्स सी, वेयर इज द डायग्राम? ये रहा, जूम इन कर लेते हैं। तो ये डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, ये ऐसे टिल्टेड है। अगर आप देखो तो नॉर्मली राउंड बॉटम फ्लास्क कैसा होता है? ऐसा। राउंड बॉटम फ्लास्क तो ऐसा ही होता है ना। तो ये ऐसे टिल्ट क्यों हो गया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट टिल्टिंग? ये इसलिए हुआ क्योंकि मान लो ये आपका राउंड बॉटम फ्लास्क कैसा होता और फिर यहाँ आप डिलीवरी ट्यूब लगाते, इधर ऐसे डिलीवरी ट्यूब जो लेके जाता, तो फिर क्या दिक्कत आती कि ये जो वाटर वेपर निकल रहा है ना, ये सब ग्लास को टच करता, और अगर ये ग्लास को टच करता, ग्लास क्रैक होके टूट जाता। ग्लास क्रैक होके टूट जाता। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि ग्लास जो है वो हीट हो रहा है, इट्स वेरी हॉट, और अचानक से वाटर वेपर आ गया, वाटर वेपर कंडेंसेट हो गया। कंडेंसेट होने के कारण यहाँ एक प्रेशर डिफरेंस बन गया, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, और इस अनइवन एक्सपेंशन के कारण ये ब्रेक हो गया।
बाहर की तरफ निकला और क्रैक हो गया ग्लास में, क्रैक. So the reactants being solid are ground thoroughly to provide the maximum surface area for reaction and heated in a round bottom flask in an inclined position so that water vapor formed may not trickle back and crack the hot flask. ताकि जो वाटर वेपर निकल रहा है वो ट्रिकल ना कर जाए, ट्रिकल मतलब जैसे गिर ना जाए और क्रैक ना कर दे हॉट फ्लास्क को. That's why we use the round bottom flask in an inclined position. Next is the drying of the gas. How do we dry the gas? क्योंकि एक चीज़ याद रखना, अभी हमने जो ये किया एक्सपेरिमेंट उसमें क्या निकल रहा था, H2O प्लस NH3. अकेला NH3 निकल रहा था? नहीं, H2O प्लस NH3. इसका मतलब हमें H2O को निकालना पड़ेगा. We only need this NH3. We don't care about H2O. We don't care. We need only NH3. NH3 को कैसे लेंगे हम लोग? So, to get NH3, यहाँ आ रहे वेट एमोनिया और निकलना चाहिए ड्राई एमोनिया. तो हमें कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो सारा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर ले. So, the drying agent used for drying ammonia gas is quicklime. क्विकलाइम का यूज़ किया जाता है अमोनिया गैस को ड्राई करने के लिए. द ड्राइंग एजेंट यूजेस क्विकलाइम. वाई इज क्विकलाइम यूज्ड एज द ड्राइंग एजेंट? क्योंकि क्विकलाइम इज बेसिक इन नेचर. क्विकलाइम का मतलब क्या होता है? CaO, क्विकलाइम, मेटलिक ऑक्साइड. इट इज बेसिक इन नेचर. अ बेसिक substance will not react with a basic gas. ध्यान रखना इस चीज़ को. सेम चीज़ अप्लाई होते हैं HCl के टाइम पे. जब हम HCl को बनाते हैं तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं H2SO4 एज आवर ड्राइंग एजेंट. वाई? बीइंग एसिडिक इट वोंट रिएक्ट विथ एन एसिडिक गैस. सिमिलरली बीइंग बेसिक CaO विल नॉट रिएक्ट विथ अ बेसिक गैस. Okay, drying agent not used are H2SO4, P2O5 and fused CaCl2 since they react chemically with ammonia. Basic, वो ammonia के साथ react कर जाएगा इसलिए हम लोग यूज़ ही नहीं करेगा. नेक्स्ट, एमोनिया को कलेक्ट कैसे करते हैं? एमोनिया आ गया, अब उसको कलेक्ट कैसे करेंगे? आपने डायग्राम में देखा होगा एमोनिया ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है. So, ammonia is collected by the downward displacement of air. मतलब ammonia ऊपर चले जाएगा, air नीचे रहेगा. So, ammonia is above here. So, ammonia is collected by shifting the air down. इसीलिए हम लोग कहते हैं downward displacement of air. Downward displacement of air का मतलब क्या है सर? जैसे एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पे तुम हो, वेरी फैट, 60 kg तुम्हारा वेट है. तुम मुझे बताओ, तुम भारी हो तो तुम नीचे हो, हवा हल्का है तो वो ऊपर है. बेसिक चीज़ है. सिमिलरली कुछ कुछ केमिकल्स जो है, कुछ कुछ गैसेस जो है भारी होते हैं तो वो नीचे रह जाते हैं और हवा जो है वो ऊपर चली जाती है. सो दिस इज कॉल्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. मतलब हवा को ऊपर फेंक दिया. कुछ कुछ गैसेस ऐसी होती है जो हवा से पतली होती है, लाइटर देन एयर, तो वो ऊपर चली जाती है, हवा नीचे रह जाता है. सो हमने जो ऊपर हवा था उसको नीचे फेंक दिया, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. सो एमोनिया इज वेरी लाइट एज कम्पेयर टू एयर. एमोनिया का एक वेपर डेंसिटी होता है 8.5, ठीक है, जबकि एयर का वेपर डेंसिटी 14.4 होता है. इसीलिए एमोनिया जो है इज मच लाइटर देन एयर. दैट्स वाई इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर. अच्छा, वाई इज इट नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर? एमोनिया जो है उसको पानी के ऊपर क्यों नहीं लिया जाता? वाई इज इट कलेक्टेड बाय एयर एंड नॉट बाय वाटर? बिकॉज इट इज हाईली सल्यूबल इन वाटर. थोड़ा सा पानी लो, सारा का सारा एमोनिया इसमें अब्जॉर्ब होने लग जाएगा. एमोनिया इज वेरी हाईली सल्यूबल इन वाटर.
ammonia dissolves 702 volumes of water at 20 degree Celsius 1 atmospheric pressure. इसका मतलब बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं अमोनिया. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द फर्स्ट लैबोरेटरी प्रिपरेशन. पहला तरीका अमोनिया को प्रिपेयर करने का ये है. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो इस तरीके में हम लोग लेते हैं एक एमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली और हमें आंसर के लिए मिलता है एमोनिया प्लस वाटर प्लस एक सॉल्ट. हम लोग लेते हैं NH4Cl प्लस CaOH होल 2, तो हमें मिलता है CaCl2 प्लस H2O प्लस NH3. बैलेंस करने से होगा 2-1-1-2-2. और आप कुछ और अगर कोई और का रिएक्शन चाहिए तो NH4 होल 2 SO4 प्लस NaOH होता है Na2SO4 प्लस H2O प्लस NH3. एक चीज़ याद रखना, H2O और NH3 तो होना ही है. तो सॉल्ट में क्या हो सकता है, अगर आप NH42SO4 और NaOH लो तो सॉल्ट होगा Na2SO4. अगर आप जो एमोनियम सॉल्ट है वो NH4 होल 2 SO4 लो और एल्कली CaOH होल 2 लो तो आएगा सॉल्ट CaSO4. और अगर आप NH4Cl और NaOH लो तो आएगा NaCl. ओके, आगे बढ़ते हैं विद द सेकेंड लैबोरेटरी प्रिपरेशन. सेकेंड लैबोरेटरी प्रिपरेशन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, फ्लास्क को सीधा कर देते हैं. उधर फ्लास्क टेढ़ा था, इधर फ्लास्क सीधा है. और फिर हम लोग ऐसा करते हैं, ये एक आया, मैं खुद के हाथों से ही डायग्राम बना देता हूँ क्योंकि दिस इज़ बेटर देन दोज शेप्स एंड ऑल. दिस डायग्राम विल बी मच बेटर देन दोज शेप्स एंड ऑल. इसीलिए मैं ऐसे डायग्राम बनाना चाहूँगा. ओके, सो अब मैं यहाँ क्या लूँगा, मैं वो झमेला ही मिटा दूँगा. मुझे यहाँ हॉट वाटर वेपर अगर निकल भी गया, मान लो वाटर वेपर निकल गया, वो कंडेंसेट हो गया, मैं ग्लास को हीट ही नहीं करूँगा. आई वोंट हीट द ग्लास. अगर मैं ग्लास को हीट ही नहीं करूँ तो आई वोंट केयर कि मुझे ग्लास को टिल्ट करना है, सीधा रखना है. नथिंग विल हैपन टू द ग्लास बिकॉज आई एम नॉट हीटिंग द ग्लास. तो इसीलिए मैं इसको ऐसे रखूँगा और मैं ग्लास को हीट नहीं करूँगा. इंस्टेड मैं क्या करूँगा, मैं पानी को ऑलरेडी हीट करके रख दूँगा. मैं वार्म वाटर ले लूँगा. ठीक है, सो आई विल टेक वार्म वाटर. और यहाँ नीचे हम लोग क्या लेंगे, मैग्नीशियम नाइट्राइड. मैग्नीशियम नाइट्राइड So we will take magnesium nitride, कैल्शियम नाइट्राइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड. इन तीनों नाइट्राइड में से मैं किसी भी नाइट्राइड को ले सकता हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई रिएक्टेंट. सो अब मैं क्या करूँगा, मैंने अपना रिएक्टेंट ले लिया MH3N2 या फिर Ca3N2 या फिर AlN. फिर मैं ऊपर से हॉट वाटर दे रहा हूँ तो यहाँ रिएक्शन होगा, हमें एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हमें एमोनिया मिल जाएगा. एमोनिया बाहर निकल जाएगा. एमोनिया कम आउट ऐसे निकलेगा 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 निकलेगा, इधर आएगा, ड्राइंग एजेंट के थ्रू पास होगा. यहाँ पे CaO ड्राइंग एजेंट है और फाइनली एमोनिया कलेक्ट हो जाएगा. सो लेट मी टेल यू द रिएक्शन. रिएक्शन विल बी सपोज Mg3N2 यहाँ लिखते हैं Mg3N2. अगर मैं मैग्नीशियम नाइट्राइड लूँ प्लस H2O will give us MgOH whole 2 which is a base. MgOH whole 2 plus 2NH3. ओके, सो मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब मैं वाटर के साथ मिलाऊंगा तब मुझे मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH3. सिमिलरली
अगर मैं CA3N2 को लूँ तो CA3N2 प्लस 6H2O 3CaOH होल 2 प्लस 2NH3। थर्ड रिएक्शन होगा ALN प्लस 3H2O विल गिव अस AlOH3 प्लस NH3। ठीक है, सो ये बेसिक्स है। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया। एमोनिया के बहुत सारे यूजेस होते हैं रियल लाइफ में, यूजेस होते हैं। लोग खरीदेंगे तो बेचते हैं, बेचने के लिए बनाना पड़ेगा। तो बनाते कैसे हैं एमोनिया को, अब हम लोग वो सीखेंगे। हाउ इज एमोनिया मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड मतलब बहुत एमोनिया हम लोगों को बनाना है। हाउ इज इट मेड? इट इज मेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। HABER, हेबर। हेबर्स प्रोसेस कहते हैं इसको। हेबर्स प्रोसेस कुछ नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका यूज करके एमोनिया को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऊपर ऊपर से देखे अगर हम लोग तो ये रिएक्शन होता कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देंगे तो मिल जाएगा एमोनिया। इतना सिंपल था तो हम लोग लैब में इतना माथा पच्ची क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है ना। नथिंग इज सिंपल इन लाइफ, कुछ सिंपल नहीं है। अगर आपको अपने घर से एक दुकान भी जाना हो ना सब्जी खरीदने के लिए, तो भी आपके बॉडी के अंदर ब्रेन सिग्नल्स काम करेगा, आपके पैर को सिग्नल देगा, पैर आगे जाएगा, हर जगह ब्रेन काम कर रहा होगा, आपका मसल काम कर रहा होगा, उनको एनर्जी चाहिए होगा, एनर्जी सेल के अंदर टूट रहा होगा, बहुत कुछ हो रहा होगा। नथिंग कैन बी डन सो इजीली। सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंबाइन करके एमोनिया मिलता है, लेकिन सपोज इस चीज को होने में लग रहा है 30 डेज। एक एग्जांपल लिया, 30 डेज लग रहे हैं, तो अगर मैं इसमें एक अच्छा टेम्परेचर दे दूं, अच्छा टेम्परेचर मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये रिएक्शन करते टाइम अगर टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस हुआ तो ये जो चीज़ें शायद 20 डेज में हो जाए, 25 डेज में हो जाए, लेट्स से 25 डेज में हो जाएगा। अगर मैं टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर को भी रखूं, एक प्रॉपर प्रेशर, फॉर एग्जांपल 200 to 900 एटमॉस्फेयर, दिस इज़ द परफेक्ट प्रेशर, इतना अगर मैं प्रेशर रखूं तो ये 25 डेज से हो जाएगा, लेट्स से 15 डेज। फिर अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूँ, व्हाट इज अ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज एनीथिंग विच व्हेन एडेड टू अ केमिकल रिएक्शन स्पीड्स इट बट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन इटसेल्फ। कैटलिस्ट होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन, अच्छे से पूरा टूटा टूटा हुआ आयरन। और हम ले लेंगे एक प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर एक ऐसी चीज़ होती है जो कैटलिस्ट के फंक्शनिंग को बढ़ा दे, मतलब कैटलिस्ट और फास्ट काम करेगा और अच्छे से काम करेगा। तो उसके लिए हम लोग ले लेंगे एक प्रमोटर विच इज़ मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट इज iron 3 oxide also may be used containing promoters about 1% K2O and 3% Al2O3। मतलब कैटलिस्ट में हम लोग आयरन 3 ऑक्साइड को भी ले सकते हैं और प्रमोटर को 1% K2O 3% Al2O3, बट वाई टू केयर। हम लोग लेंगे कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन, प्रमोटर लेंगे मॉलिब्डेनम, टेम्परेचर लेंगे 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर लेंगे 200 से 900 एटमॉस्फेयर और हमारा काम हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, CO, CO2, H2S जो है कैटलिस्ट की फंक्शनिंग को ख़राब कर सकते हैं, दैट्स वाई वी डोंट यूज़ देम। ओके, अच्छा अब हम लोग समझेंगे काम कैसे करते हैं, हाउ डज दिस थिंग वर्क। सो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग रिएक्टेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस हमें चाहिए, ये रिएक्शन करने के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए।
नाइट्रोजन कैसे मिलता है हमें? नाइट्रोजन हमें मिलता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। अगर हम लोग लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दे तो हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। इतना याद रख लेना, समझना मुझना कुछ नहीं है, बस याद रख लेना। अगर हम लोग लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दे तो हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन। लिक्विड एयर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर विल गिव अस नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कैसे मिलता है? वाटर गैस से मिलता है। हाइड्रोजन हमें मिलता है वाटर से, ठीक है, वाटर गैस से, बाय द प्रोसेस वी कॉल्ड बोस्च प्रोसेस, BOSCH, बोस्च प्रोसेस। बोस्च प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग पानी से हाइड्रोजन बनाते हैं। दैट्स अ बोस्च प्रोसेस, BOSCH। अच्छा, a higher ratio of hydrogen or an increase in the concentration of the reactants favors the forward reaction to give optimum yield of ammonia। कुछ नहीं है इसका मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन ले लो, ज़्यादा रिएक्टेंट ले लो, ज़्यादा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ये रिएक्शन जो है ना, ये रिवर्सिबल है। मतलब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एमोनिया भी बनाता है और एमोनिया भी नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बनाता है। ये बनता है, ये टूटता है, बोथ कैन हैपन। तो ये जो आगे को मैंने बनाया इसको कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन और ये पीछे वाला को बैकवर्ड रिएक्शन। हम चाहते हैं जितना हो सके उतना फॉरवर्ड रिएक्शन हो, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ले लेंगे या फिर ज़्यादा रिएक्टेंट ले लेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट शुड बी फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज़, ऑब्वियसली इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए रिएक्टेंट में, वो प्योर होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ जो है वो कैटलिस्ट की फंक्शनिंग को ख़राब कर सकते हैं। कैटलिस्ट के फंक्शनिंग को ख़राब करने का मतलब वो कैटलिस्ट को पॉइजन कर सकते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को कम कर सकते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट यूज़ एनी इम्प्योरिटीज़, ओके। अच्छा, हम लोग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्यों लेते हैं? वाई डू वी टेक दिस टेम्परेचर? If the temperature is lower than this, then the speed of the reaction will be slow. अगर हम लोग इससे कम ले तो slow होगा reaction. And if the reaction is like above this temperature, तो क्या होगा? बस एक बात है, एमोनिया जो फॉर्म होगा वो टूट जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। क्या फ़ायदा हुआ? एमोनिया जो बन रहे हैं वो टूट जा रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। दैट्स वाई 500 डिग्री ऊपर से नहीं लेते हम लोग। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। इट इज़ फेवर्ड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? ये है एक ले चेतेलियर प्रिंसिपल। ले चेतेलियर प्रिंसिपल यहाँ लिख देते हैं, ले, ठीक है, ले चाहते लियर, ले चाहते लियर, ले चाहते लायर, ले चाहते लियर, ले चाहते लियर्स प्रिंसिपल। ले चाहते लियर्स प्रिंसिपल को यहाँ सर्च भी कर लेते हैं सो दैट वी गेट अ बेटर आइडिया। ले चाहते लियर्स प्रिंसिपल, और यहाँ हो सके तो कुछ डायग्राम वगैरह भी देख लेंगे। ले चाहते लियर्स प्रिंसिपल इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री यूज्ड टू प्रेडिक्ट हाउ अ सिस्टम एट डायनामिक इक्विलिब्रियम विल रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस लाइक चेंजेस इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर चेंज में देखो, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन दैट रिलीजेस हीट फेवरिंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपका रिएक्शन जो है वो हीट को रिलीज कर रहा है तो इसीलिए हीट को कम कर दो। दोबारा सुनना, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो हीट को रिलीज कर रहा है इसीलिए जो हीट आप उसको दे रहे हो उसको कम कर देना, क्योंकि हीट तो रिलीज कर ही रहा है तो इसीलिए हीट को कम कर देना। दिस इज ले चातेलियर्स प्रिंसिपल, वन ऑफ द ले चातेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। एक्सटर्नल हीटिंग ज़रूरी नहीं होती, थोड़ी देर बाद स्टार्टिंग में आपको करना होगा हीट,
उसके बाद आपको नहीं करना होगा, क्योंकि दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये खुद बे खुद हीट जनरेट करते रहेगा। कितना हीट जनरेट करेगा? 22,400 कैलोरीज, जो कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, 200 से 900 एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही क्यों रखते हैं हम लोग? 200 से 900 एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वाई अ प्रेशर ऑफ 200 to 900 एटमॉस्फेयर? If a reaction proceeds with decrease in volume, that is 1 volume of nitrogen plus 3 volumes of hydrogen is giving us 2 volumes of ammonia, then the forward reaction is favored by increasing the pressure. इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है, बेसिक सा चीज़ है। नाइट्रोजन का यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है। और यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। मतलब टोटल वॉल्यूम कितना है? 4। और इधर क्या फॉर्म हो रहा है? 2NH3। वॉल्यूम कितना हो गया? 2। वॉल्यूम कम हो गया। तो जब भी वॉल्यूम कम होता है प्रेशर बढ़ाना चाहिए। ये कौन सी क्लास में पढ़ा था? 9th क्लास में। क्या पढ़ा था? P1V1/T1 इक्वल्स टू P2V2/T2। कुछ याद है? P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, द गैस इक्वेशन। गैसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था शायद। इक्वल्स टू याद करो, एक प्रिंसिपल को याद करो कि P1V1 इक्वल टू P2V2, है ना? P1V1 इक्वल टू P2V2। सो ये आपका P1/P2 इक्वल टू V2/V1। कुछ याद है? कुछ भी? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मैं सर्च भी करके दिखा देता हूँ, बॉयल्स लॉ। अब याद आ गया बॉयल्स लॉ। P1V1 इक्वल टू P2V2। और यहाँ देखना, यहाँ लिखा भी होगा कहीं ना कहीं, तो प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटा प्रेशर घटेगा। यहाँ क्या हो रहा है? 3 और 1 4, 4 बन जा रहे 2। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ाओ। दैट्स वाई वी नीड सच हायर प्रेशर। तो इससे ऊपर क्यों नहीं जाते? 10,000 एटमॉस्फेयर, 20,000 एटमॉस्फेयर। द प्रोडक्शन प्लांट मे नॉट विथस्टैंड दैट मच प्रेशर। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं विथस्टैंड कर सकते एक नॉर्मल प्रोडक्शन प्लांट, इसीलिए 200 से 900 एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोग रखते हैं। ये 200 से 900 एटमॉस्फेयर ना बहुत ज़्यादा है। अभी तुम जो है ना, ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तुम पे लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर का है। तो सोचो उसका इंटू 700, 800, 900 टाइम्स तुम्हें प्रेशर लगेगा। इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर। कैटलिस्ट हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं? फाइनली डिवाइडेड आयरन को यूज़ करते हैं। फाइनली डिवाइडेड आयरन का यूज़ करते हैं क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ऑफ द रिएक्शन स्पीड बढ़ा देता है बेसिकली। और हम लोग फाइनली डिवाइडेड ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। फाइनली डिवाइडेड होने से सरफेस एरिया बढ़ा देता है। सरफेस एरिया बढ़ा देने से ज़्यादा काम करता है। व्हाट डज दैट मीन? सपोज मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है? सपोज मेरे पास एक क्यूब है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 8th क्लास में पढ़ा था। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब इक्वल्स टू 8। और अब मैं इस क्यूब को ब्रेक कर दूंगा। किस में ब्रेक कर दूंगा? 2 क्यूब्स में ब्रेक कर दूंगा, या चलो 4 क्यूब्स में ब्रेक कर दूंगा। 4 क्यूब्स में ब्रेक कर दिया। हर एक क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? ये 8 सेंटीमीटर क्यूब था, 2 सेंटीमीटर क्यूब है। साइड क्या हो जाएगा? 2 क्यूब रूट 2 क्यूब रूट। ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा 6 क्यूब रूट 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, है ना? इसको अगर तुम प्रोसेस करोगे तो क्या आएगा? 6 4 6 12 24, 24 क्यूब रूट ऑफ 2, 24 क्यूब रूट ऑफ 2। और इधर क्या था हमारा सरफेस एरिया? 2 2 4 6 4 24। तो देखो क्यूब रूट 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, क्यूब रूट ऑफ 3 है, क्यूब रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब सरफेस एरिया बढ़ गया। सिमिलरली फाइनली डिवाइडेड आयरन लेने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा काम कर सकता है। वो प्रोडक्ट क्या रिलीज़ होता है? एमोनिया, जो हमें चाहिए वही रिलीज़ होता है।
अब ये जो अमोनिया, इसको हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं? अमोनिया इज इजीली लिक्विफाइड, इट कंडेंसेस टू अ लिक्विड एट अराउंड -3 डिग्री सेल्सियस एट 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। मतलब क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आप इतना सारा कंडीशन दे दिए, फिर भी ये पूरा तरीके से रिएक्ट नहीं होगा, कुछ नाइट्रोजन हाइड्रोजन रह ही जाएगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में से मुझे सिर्फ अमोनिया चाहिए, तो मैं कैसे लूँगा? अमोनिया लेने के लिए दो प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, या तो लिक्विफैक्शन किया जाता है। लिक्विफैक्शन में क्या किया जाता है? सिमिलरली सिंपली क्या किया जाता है? अमोनिया को जो है लिक्विफाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन इतना इजीली लिक्विफाई नहीं होता, इसीलिए अमोनिया कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग इजीली। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि हम लोग अमोनिया को वाटर में सल्यूबल कर देते हैं। वाटर हाईली सल्यूबल, अमोनिया हाईली सल्यूबल होता है वाटर में, तो वो फट से वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अमोनिया के लाइटर देन एयर है, 8.5 वीडी है, 8.5 है उसका वीडी। वो सल्यूबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा सल्यूबल है पानी में, 702 वॉल्यूम्स। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट में फटाफट से। एक है हमारा रेड फाउंटेन एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में कुछ नहीं है, ये है ऐसे है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, यहाँ ऐसे ट्यूब ले लिया, ऐसे ले लिया। यहाँ हमारे पास क्या है? रेड लिटमस सोल्यूशन है। क्या है? रेड लिटमस सोल्यूशन है। यहाँ एक ड्रॉपर है, ड्रॉपर के अंदर पानी है, ड्रॉपर है, ड्रॉपर के अंदर पानी है। जैसे ही मैं ड्रॉपर को ट्विक करके निकालूंगा इससे पानी निकल जाएगा। अंदर याद रखना अमोनिया है, अंदर अमोनिया है। तो अब मैं क्या करूँगा? ट्विक करके पानी निकाल दूंगा, पानी निकाल दिया, अमोनिया सारा घुस गया, अमोनिया सारा घुस गया, वॉल्यूम ज़ीरो हो गया। वॉल्यूम ज़ीरो होने के कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ का बहुत कम हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज़्यादा, अंदर कम है। पानी उठने लग गया ट्यूब के थ्रू, ये मतलब रेड लिटमस उठने लग गया। अब ट्यूब में थोड़ा सा अमोनिया छूट गया है, तो थोड़ा सा अमोनिया जो रेड लिटमस से कंबाइन करके बन जाएगा ब्लू लिटमस, और हम देख पाएंगे ब्लू फाउंटेन। एक चीज याद रखना, रेड लिटमस बन जाता है ब्लू लिटमस जब कोई चीज बेसिक होती है, जब कोई चीज बेसिक होती है, और जब कोई चीज एसिडिक होती है तब ब्लू लिटमस बन जाता है रेड लिटमस। तो इसीलिए ये जो ये ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ये हमें क्या बताते हैं? नंबर 1, अमोनिया इज हाईली सल्यूबल इन वाटर। नंबर 2, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। ये हमें ये दोनों चीज़ बताता है कि अमोनिया इज हाईली सल्यूबल इन वाटर एंड अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया की कुछ प्रॉपर्टीज को फटाफट से कवर कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन। जब भी हम अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, NH3+O2, हमने अमोनिया को ऑक्सीजन में बर्न किया, हमें मिलेगा नाइट्रोजन प्लस वाटर। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस नाइट्रोजन प्लस वाटर। अमोनिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन निकला, वाटर निकला, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस वाटर। और अगर हम लोग अमोनिया और ऑक्सीजन को केमिकली कंबाइन करें, लेकिन इस बार अगर हम लोग कैटलिस्ट ले ले प्लैटिनम और टेम्परेचर ले ले 800 डिग्री सेल्सियस का, तो आउटपुट में हमारे पास आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। या नाइट्रोजन था या नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये वाला जो है अमोनिया और ऑक्सीजन, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? ग्रीनिश येलो फ्लेम, ग्रीनिश येलो फ्लेम देखने को मिलता है ये वाले रिएक्शन में। वी कैन सी अ ग्रीनिश येलो फ्लेम, लेकिन ये वाले रिएक्शन में वो ग्रीनिश येलो फ्लेम नहीं देखा जा सकता। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। Ammonia oxygen mixture passes over heated platinum placed in the combustion tube, which in the heated state emits a reddish glow. So एक reddish glow जो है वो दिखाई देता है, we can see a reddish glow। और यहाँ ऊपर वाले में greenish yellow flame। अच्छा, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है स्टेबल नहीं होता, इसीलिए जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है ये ऑक्सीजन से कंबाइन होके बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। Colorless nitric oxide formed on oxidation gives nitrogen dioxide, which is reddish brown. Platinum continues to glow even after the heating is discontinued, since the catalytic oxidation of ammonia is exothermic. Okay. Next हम लोग आते हैं अब
एमोनिया गैस के बेसिक नेचर में। परफेक्टली ड्राई एमोनिया, जो एमोनिया पूरी तरीके से ड्राई हो, और जो एमोनिया है वो लिक्विफाइड फॉर्म में हो, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जो एमोनिया लिक्कर एमोनिया हो, लिक्कर एमोनिया, लिक्कर एमोनिया का मतलब हो गया जैसे NH4OH, ये होता है बेसिक। ओके, सो perfectly dry ammonia gas or ammonia in the liquefied form is neutral to dry litmus. Ammonia is a very weak base. The basicity due to the lone pair of electrons on a nitrogen atom in ammonia. Liquor ammonia. An aqueous solution of ammonia in water is called liquor ammonia or liquor ammonia fortis. By dissolving ammonia gas in water using a funnel arrangement similar to the preparation of HCl hydrochloric acid from HCl gas. Basic nature of ammonia. The aqueous solution of ammonia is alkaline and acts as a weak base since it undergoes partial dissociation in aqueous solution to give hydroxyl ions in low concentration. The alkaline behavior of ammonium hydroxide is due to the presence of the hydroxyl ion. जो एमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो एल्कली का बिहेवियर क्यों शो करता है? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन। OH इज द हाइड्रोक्सिल आयन। OH आयन होने के कारण ही एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक एल्कलीन बिहेवियर शो करता है। तो द aqueous solution of ammonia is alkaline and acts as a weak base since it undergoes partial dissociation in aqueous solution to give hydroxyl ion. उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग अभी नहीं करेंगे। इसकी एक अलग से वीडियो आएगी बाद में जिसमें हम इसको अलग से कवर करेंगे। ओके, एमोनिया गैस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हो सकता है? नंबर 1 इट गिव्स हाइड्रोजन, नंबर 2 इट टेक्स ऑक्सीजन, नंबर 3 जैसे कि ये जैसे कि आप कह सकते हो ये डिक्रीजेस पॉजिटिव वैलेंसी और इंक्रीजेस नेगेटिव वैलेंसी। ये सब के कारण जो है एक चीज़ जो है रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। सो एमोनिया गैस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? मान लो आपके पास है Fe प्लस S FeS, Fe प्लस S FeS। ओके, या फिर चलो ये भी छोड़ो। जैसे बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, कोई चीज़ इधर है, वो जब उधर गई तो उसमें एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ जो था वो था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको नहीं समझ आया तो रट लेना कि एमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। So ammonia gas is a strong reducing agent and reduces metallic oxides and chlorides. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप यहाँ करो एमोनिया प्लस CuO, तब आपको मिलेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, O को हटा देगा, Cu प्लस H2O प्लस N2, Cu plus H2O plus N2. So ammonia plus CuO will give you Cu plus H2O plus N2. सिमिलरली अगर आप NH3 को PbO के साथ ले लोगे तो Cu की जगह Pb निकलेगा, Pb plus H2O plus N2. So these reactions prove that ammonia is a reducing agent. Ammonia also reduces chlorine to hydrogen chloride. अगर आप करो NH3 plus Cl2 तो आपको मिल जाएगा HCl plus N2। Cl से HCl बन गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। सो वी कैन से एमोनिया इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एमोनिया को अगर आप क्लोरीन से मिलाते हो तब एमोनियम क्लोराइड निकलता है। एमोनिया को क्लोरीन के साथ मिक्स करने से आपका HCl भी निकलता है, एमोनियम क्लोराइड भी निकल सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आप बहुत ज़्यादा एमोनिया लो और थोड़ा क्लोरीन लो, मीन्स excess of ammonia is there, then that compound will be formed which is more closer to ammonia.
ज़्यादा एमोनिया ले लिया तो एमोनियम के बगल में ज़्यादा कौन है, NH4Cl, तो NH4Cl फॉर्म हो गया प्लस N2। लेकिन अगर आप क्लोरीन ज़्यादा ले लो तो क्लोरीन के ज़्यादा रिलेटेड कौन है, HCl। सो NH3 प्लस Cl2 विल गिव यू HCl प्लस N2। उस समय HCl प्लस N2, इस समय NH4Cl प्लस N2, लेकिन N2 N2 ही रहेगा। Okay, so this is about excess ammonia with chlorine and chlorine with excess ammonia with chlorine and chlorine with excess ammonia. Colorless ammonia gas reacts with greenish yellow gas chlorine, giving a yellow explosive oily liquid NCl3. So basically बात अब ये है कि जैसे NH3 प्लस Cl2, जैसे कि यू कैन सी, अगर NH3 को मैं एक्सेस Cl2 के साथ कंबाइन करता हूँ, जो मैं अभी 2 मिनट पहले बोला वो एक बारी के लिए भूल जाओ, मैं NH3 को Cl2 के साथ कंबाइन कर रहा हूँ, NH3 को Cl2 के साथ कंबाइन कर रहा हूँ, NH3 को Cl2 के साथ कंबाइन कर रहा हूँ। इन दोनों रिएक्शंस में NH3 एक्सेस है और यहाँ पे Cl2 एक्सेस है। NH3 प्लस Cl2, NH3 एक्सेस में है, सो आई कैन गेट HCl प्लस N2। I can also get NH4Cl plus N2. I can also get NH4Cl plus N2. But here I will get HCl plus NCl3. HCl plus NCl3. क्लोरीन ज़्यादा है, HCl फॉर्म हो गया, HCl plus NCl3. Okay? Okay. So ये सब हो चुका है। इसके बाद हम कह सकते हैं, जैसे एमोनिया गैस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किसी चीज़ में एमोनिया है। नंबर 1, लिटमस सोल्यूशन टेस्ट कर लो। लिटमस अगर रेड से ब्लू हो गया तो हो गया, या मिथाइल ऑरेंज ट्राई कर लो। मिथाइल ऑरेंज अगर जो है ऑरेंज से येलो हो गया तो है। फिनॉल्थेलिन ट्राई कर लो, अगर फिनॉल्थेलिन सोल्यूशन जो है वो कलरलेस से पिंक बन गया, मतलब है ये एमोनिया। और जैसे न्यूट्रल लिटमस पर्पल टर्न्स ब्लू इन अल्कलाइन मीडियम। उसके बाद दूसरा तरीका है कि अगर आप एक ग्लास रॉड को डिप कर लो कॉन्सेंट्रेटेड HCl में और फिर पास लेके आओ तो आपको डेंस वाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज NH3 प्लस HCl विल गिव यू NH4Cl। NH3 प्लस HCl विल गिव यू NH4Cl। इसीलिए अगर आप एक ग्लास रॉड को कंसेंट्रेटेड HCl में डिप करके अमोनिया के पास ले आओगे, सो यू विल गेट NH4Cl एंड यू कैन सी डेंस वाइट फ्यूम्स। उसके बाद एक रीएजेंट होते हैं नेस्लर्स रीएजेंट। नेस्लर्स रीएजेंट को स्पेशली बनाया गया है अमोनिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। नेस्लर्स रीएजेंट का फॉर्मूला होता है K2HgI4, K2HgI4, K2HgI4। पोटेशियम Hg यानी कि हाइड्रोगायरम, जिसका मतलब ये मर्क्यूरी, पोटेशियम मर्क्यूरी आयोडीन, K2HgI4। जब ये कलरलेस रीएजेंट जो है इसको एक्सेस अमोनिया से पास करते तो ये पेल ब्राउन बन जाता है, पेल ब्राउन, एक ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज ओनली नेस्लर्स रीएजेंट। इसके बाद आपका यूजेस ऑफ एमोनिया। एमोनिया को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? एमोनिया को सबसे पहली बात हम लोग यूज़ करते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट। लिक्कर एमोनिया की मैं बात कर रहा हूँ। लिक्कर एमोनिया को यूज़ करते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट। लिक्कर एमोनिया इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट। लिक्कर एमोनिया डिजॉल्व्स एनी फैट्स, ग्रीस या ऐसा कुछ भी, इसीलिए क्लोथ्स में से ग्रीस वगैरह निकालने के लिए हम लोग लिक्कर एमोनिया का यूज़ करते हैं। लिक्कर एमोनिया को विंडोज़ वगैरह क्लीन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लिक्विड एमोनिया, लिक्विड एमोनिया को यूज़ किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। ठीक है, लिक्विड एमोनिया को हम लोग एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली वोलाटाइल and as a high latent heat of evaporation it easily liquefies under pressure at low temperature.
If therefore liquid ammonia is evaporated, a relatively large amount of heat is absorbed from the surroundings and the water is converted to ice. इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना अमोनिया, ये बहुत ज़्यादा लिक्विड अमोनिया जो है बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है, मतलब फट से वाटर वेपर में बन जाएगा. तो जब ये फट से वेपर बन जाएगा, यहाँ से हीट ले लेगा सरफेस से हीट ले लेगा, तो सरफेस को कोल्ड कर देगा. दैट्स वाई इट इज़ यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट. ओके. NH3 लिक्विड को जब हम लोग NH3 गैस में कन्वर्ट करते हैं, तब ऑलमोस्ट लाइक 5.7 किलो कैलोरीज इज अब्जॉर्ब्ड at -33 डिग्री सेल्सियस. सो इट्स अ लॉट. सो ये है यूजेस. एमोनिया गैस के क्या यूजेस है? एमोनिया गैस इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ लाइक यूरिया. यूरिया के लिए यूज़ होता है एमोनिया गैस. एमोनिया गैस इज नीडेड फॉर यूरिया. और यूरिया क्या यूज़ होता है? यूरिया पूरे फार्मिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है. एमोनिया इज ऑल्सो यूज फॉर ऑब्टेनिंग एमोनियम क्लोराइड. एमोनियम क्लोराइड जो होता है वो मेटल सर्फेसेस को क्लीन कर सकते हैं. एमोनियम क्लोराइड क्लीन्स मेटल सर्फेसेस. एमोनियम क्लोराइड क्लीन्स मेटल सर्फेसेस. इसीलिए एमोनिया का यूज़ किया जाता है. एमोनियम सल्फेट. एमोनियम सल्फेट एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है. ओके. तो आपको दो याद करने चाहिए. एमोनियम सल्फेट, एमोनियम का सल्फेट जो कि क्या है फर्टिलाइज़र के लिए, खेती करने के लिए, एमोनियम सल्फेट. और एक है एमोनियम क्लोराइड. एमोनियम सल्फेट खेती में, एमोनियम क्लोराइड जो है किसी भी मेटल सरफेस को क्लीन करने के लिए, फॉर क्लीनिंग एनी मेटल सरफेस. डिसोशिएट्स इनटू NH3 and HCl and the HCl dissolves the metallic oxide coating. बेसिकली जो एमोनियम क्लोराइड होता है वो काम नहीं करता, वो टूट जाते हैं HCl में और ये NH3 में, और जो HCl वो बचा हुआ काम कर देता है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर ऑल अबाउट एमोनिया. और मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.